साक्षी अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण लाडली बन गई थी। उसके मुंह से कोई भी बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। ज़्यादा आज़ादी की वजह से लापरवाह भी बहुत हो गई थी। मम्मी जब कभी पिताजी से साक्षी की शिकायत भी करती तो पिताजी यही कहकर टाल देते थे कि एक ही तो बेटी है और उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। ससुराल जाकर तो इसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दब ही जाना है। कम से कम अभी तो चैन से रहने दो। माँ बेचारी मन महसूस कर रह जाती। आज उसने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा था। पति एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घर में एक ननद और सास थी। शादी के बाद 1 महीना तो मानो पलक झपकते ही बीत गया। घर में सभी उसे बेहद चाहते थे। नई नवेली होने के कारण कोई उससे काम भी नहीं करवाता था। मुकुल भी उसका पूरा ध्यान रखता। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। साक्षी भी नए घर में बेहद खुश थी। उसकी ननद रिदिमा दिन भर काम में लगी रहती मगर भाभी से कभी कुछ नहीं कहती। मुकुल को लगता था कि धीरे धीरे साक्षी खुद ही कामों में हाथ बटाने लगेगी। लेकिन साक्षी इतने दिनों के बाद भी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही को देखकर मुकुल ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो डियर, रिदिमा मेरी छोटी बहन है और उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ भी है और फिर इस उम्र में माँ से भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। तो तुम घर के काम काज में रिदिमा का हाथ बटा दिया करो। क्या मैंने तो अपने मायके में कभी 1 गिलास पानी भी नहीं उठाया है और फिर मैंने घर की नौकरानी बनने के लिए तो शादी नहीं की ना। अदा से अपने बाल संवारती हुई साक्षी ने जवाब दिया। मुकुल को उससे ऐसे जवाब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती है। साक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गई। मुकुल ने चुप रहना ही उचित समझा। सुबह जब वह उठी तो मुकुल ऑफिस जा चुका था। साक्षी को ऐसी उम्मीद तो जरा भी नहीं थी। उसने तो सोचा था कि मुकुल इसे मनाएगा। साक्षी दिन भर बिना कुछ खाए पिए कमरा बंद करके लेटी रही। रिदिमा ने उसे खाना खाने के लिए कहा भी मगर उसने मना कर दिया। भाभी सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया। शाम को मुकुल के लौटने पर रिदिमा ने उसे बताया। मुकुल तुरंत उसके कमरे में गया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी इच्छा। अच्छा चलो मैं खाना लगाता हूँ। मुस्कुराते हुए साक्षी उठी। बात आई गई हो गई। इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। रोज नई नई फरमाइशें करती, खाली वक्त में घूमने चली जाती। घर का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। कई बार मुकुल के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मार कर रह जाता। आज मुकुल को ऑफिस जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने कमीज निकाली तो देखा उसमें बटन नहीं थे। तो उसने झल्लाक कर साक्षी को आवाज़ दी, तुम घर में रहकर सारा दिन आईने के आगे खुद को निहारती हो, कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरा किसी भी कमीज में बटन नहीं है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? लेकिन मुझे तो बटन लगाना आता ही नहीं, रिदिमा से लगवा लो, साक्षी ने कहा। तुम्हें आता ही क्या है, सिर्फ मेकअप करना। इतना कहकर मुकुल बिना बटन लगवाए ही ऑफिस चला गया। आज उसका मन ऑफिस में जरा भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी करके भी वह संतुलनपूर्ण जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी उसका एक अंश भी उसे साक्षी में नहीं मिल पाया था। दिखने में तो साक्षी सौंदर्य की प्रतिमा थी। उसके रूप में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन बिताने के लिए उसने सिर्फ सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना थी जो मन से भी सुंदर हो, जो उसका ख्याल रख सके, उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? अनिकेत की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। नहीं नहीं, तो
तो हकला क्यों रहे हो? शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया, अनिकेत ने छेड़ते हुए कहा। कभी भाभी जी को घर भी लेकर आओ या उन्हें घर में छिपा कर ही रखोगे? नहीं यार, यह बात नहीं है। किसी दिन समय निकाल कर हम दोनों जरूर आएंगे, मुकुल ने उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। खैर, घर तो जाना ही था। उसने बेमन से घर चल दिया। भैया, तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई। घर पहुंचते ही रिधिमा ने बताया। बहू बहुत गुस्से में लग रही थी। बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई? माँ ने घबराते हुए पूछा। नहीं नहीं, तो यूं ही चली गई होगी। बहुत दिन हो गए ना उसे अपने माता पिता से मिले हुए, मुकुल ने बात संभालते हुए कहा। भैया, तुम्हारा खाना लगा दूं? नहीं, आज भूख नहीं है मुझे, कहकर मुकुल अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे साक्षी की बहुत याद आ रही थी। याद करने पर बीते हुए सुख के लम्हे भी दुख देते हैं। ऐसा ही कुछ मुकुल के साथ भी हो रहा था। मुकुल जानता था कि जब तक वह साक्षी को लेने नहीं जाएगा तब तक वह वापस नहीं आएगी, लेकिन वह उसे लेने क्यों जाए? गलती तो साक्षी की है। जब उसे ही परवाह नहीं तो वह भी क्यों चिंता करे? लेकिन उसका मन ही नहीं मान रहा था। बिस्तर से उठकर गैलरी में आकर टहलने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह भी साक्षी की तरह जिद करेगा तो बात बिगड़ जाएगी। अगर उसे अपने फर्ज का एहसास नहीं तो क्या वह भी अपना फर्ज भूल जाएगा? उसे साक्षी के साथ किए गए अपने व्यवहार पर गुस्सा आने लगा था। इसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चला कि सूरज निकल आया और उसने पूरी रात यूं ही काट दी। आज उसका ऑफिस जाने को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वह साक्षी को समझाकर वापस ले आएगा। साक्षी के बिना उसे एक एक पल भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया एक वृत्त के सहारे घूमती रहती है, जिसका केंद्र बिंदु साक्षी है। उधर साक्षी भी कम दुखी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार उसके और मुकुल के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे हर पल मुकुल उसका पीछा कर रहा हो या शायद वही मुकुल के इर्द गिर्द मंडराती रही हो। अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि माँ ने बताया, नीचे मुकुल आया है, तुम्हें बुला रहा है। उसे तो अपनों कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर तुम खुशी से अपने माँ बाप के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो, मुकुल ने अधिकार से साक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुकुल को इस तरह मिन्नत करते देख उसके मन में फिर अहंकार जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि अपनी माँ बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको। तुम पत्नी हो मेरी और तुम्हारा पति होने के नाते इतना तो हक है मुझे कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा सकूं। बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपना सामान बांध कर आ जाओ, कहकर मुकुल कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो साक्षी को भी कम नहीं थी। वह तो मुकुल पर सिर्फ यह जताना चाहती थी कि उसे उसका घर छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर मुकुल ने साक्षी को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया। अब तो मुकुल ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था। एक दिन मुकुल ऑफिस से लौटा तो देखा माँ रसोई में काम कर रही है। पूछने पर पता चला कि रिधिमा काम करते हुए फिसल गई थी, पैर में चोट आई है, डॉक्टर पट्टी बांध गया है। साक्षी कहाँ है माँ? साक्षी को घर में ना देखकर मुकुल ने पूछा। माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है। शाम के 8 बज रहे थे और साक्षी का कोई पता नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने साक्षी खड़ी थी। सॉरी, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे, लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई। बहुत थक गई हूँ आज, पर्स कंधे से उतारते हुए साक्षी ने कहा। मुकुल चुप ही रहा। उसने साक्षी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब साक्षी कमरे से बाहर आई तो डॉक्टर को आते हुए देखा। माँ जी, आपने यहाँ कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा।
रिधिमा के पैर में चोट लगी है, माँ ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। रिधिमा को चोट लगी है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत कहाँ थी बहू। वह तुरंत रिधिमा के पास गई। अब कैसी हो रिधिमा? ठीक हूँ भाभी, धीमे स्वर में रिधिमा ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया तुम्हारी चोट के बारे में, साक्षी ने थोड़ा झेमते हुए कहा। उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा होगा भाभी, रिधिमा ने बात टालते हुए कहा। मगर आज साक्षी को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहना चाहती थी। शाम को मुकुल लौटा तो उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रिधिमा को चोट लगी है? तुम पहले ही थकी हुई थी, मुकुल ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। घूमने की बात सुनते ही साक्षी खुश हो गई। जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल उसे रिधिमा की चोट का ख्याल भी आया, मगर फिर उसने नज़रअंदाज कर दिया। भाई खाने में मज़ा आ गया, भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती है, मुकुल ने उंगलियां चाटते हुए कहा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो अनिकेत, जो तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। यार तुम भी जो तो कम नहीं हो, इतनी सुंदर भाभी है हमारी, जितनी सुंदर वे खुद है उतना ही अच्छा खाना भी पकाती होंगी, अनिकेत ने हंसते हुए कहा। शोभा खाना तो हो गया है, अब जरा हम लोगों के लिए कुछ मिठाई भी ले आओ। शोभा मिठाई लाने चली गई। और भाभी जी, अब आप कब हमें अपने हाथ का बना खाना खिला रही हैं? अनिकेत ने साक्षी से पूछा। साक्षी ने मुकुल की तरफ देखा और झेप गई। शोभा का घर देखकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। शोभा सांवली थी और दिखने में भी कोई खास नहीं थी, लेकिन उसने अपना पूरा घर जिस सलीके से सजा रखा था, उससे उसकी सुंदरता का परिचय मिल रहा था। सारा खाना भी शोभा ने खुद ही बनाया था, लेकिन उसने तो कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। मुकुल को इस तरह शोभा के खाने की प्रशंसा करते देख उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी शोभा मिठाई ले आई। सबको देने के बाद एक टुकड़ा फालतू बचा था। लो अनिकेत, इसे तुम ले लो, शोभा ने मिठाई अनिकेत देते हुए कहा। भाई नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, इस पर तुम्हारा ही हक है। इतना कहकर अनिकेत ने मिठाई का टुकड़ा शोभा के मुंह में रख दिया। आधा टुकड़ा शोभा ने खाया और आधा अनिकेत को खिलाती हुई बोली, मेरी हर चीज़ में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। यह देख सभी लोग हंस पड़े। साक्षी उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। यह भी तो प्यार है, कितना पवित्र है, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कभी मुकुल की पसंद जानने की भी कोशिश नहीं की थी। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। चलो हम दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं, ये लोग तो अपने ऑफिस की बातें करेंगे, शोभा ने साक्षी को उठाते हुए कहा। शोभा और साक्षी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। शोभा घर के बारे में बातें कर रही थी, जबकि साक्षी ने कभी घर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तभी शोभा ने कहा, बड़ी सुंदर साड़ी है तुम्हारी, क्या मुकुल ने लाकर दी है? नहीं नहीं, तो चौंक सी गई साक्षी, मैंने खुद ही खरीदी है। भाई ये तो मुझे कभी खुद लाने का मौका ही नहीं देते। इससे पहले कि मैं लाऊं, ये खुद ही ले आते हैं। लेकिन इस बार मैंने भी कह दिया है कि अगर मेरे लिए साड़ी लाए तो बहुत लड़ूंगी। हमेशा मेरा ही सोचते हैं, या नहीं कि कभी कुछ अपने लिए भी ले आए। इस बार मैं उन्हें बिना बताए उनके लिए कपड़े ले आई। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा है, वह अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं है। चलो आज घर नहीं चलना है क्या? मुकुल ने उसकी बातों में खलल डालते हुए कहा। अच्छा अब चलते हैं, किसी दिन आप लोग भी समय निकाल कर आइए ना, साक्षी ने चलते हुए कहा।
आज अनिकेत के घर से लौटने पर साक्षी के मन में हलचल मची हुई थी। उसके कानों में शोभा के स्वर गूंज रहे थे। एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा है, अपनी इच्छाएं पूरी करने में वह नहीं है। लेकिन उसने तो कभी दूसरों की ज़रूरतों को जाना भी नहीं चाहा। उसने तो यह भी नहीं सोचा कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं। और एक शोभा है, सुंदर ना होते हुए भी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है जिम्मेदारियों के प्रति। शोभा की सजगता देखकर साक्षी के मन में ग्लानि का अनुभव हो रहा था। शोभा भाभी बहुत अच्छी है ना? साक्षी ने मौन तोड़ते हुए कहा। हाँ, मुकुल ने ठंडी आह छोड़ते हुए कहा। उस रात साक्षी चैन से सो ना सके। सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। मुकुल ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दे दी। साक्षी को आराम करने के लिए कहकर मुकुल ऑफिस चला गया। साक्षी को बुखार के कारण सिर में बहुत दर्द था। तभी रिद्धिमा लड़खड़ाते हुए आई। कैसी तबीयत है भाभी? लाओ तुम्हारा सिर दबा दूं, कहकर सिर दबाने लगी। माँ भी बहुत चिंतित थी। समय समय पर माँ दवा दे रही थी। आज साक्षी को महसूस हो रहा था कि उसने कभी भी इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके जरा से बुखार ने किस तरह सबको दुखी कर दिया। अपने पैरों में चोट होने के बावजूद रिद्धिमा उसका कितना ध्यान रख रही थी। माँ भी कितनी परेशान थी उसके लिए। 2 दिन में साक्षी ठीक हो गई। आज वह मुकुल से पहले ही उठ गई थी और चाय बनाकर मुकुल के पास आई। उठिए जनाब, चाय पीजिए। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? मुकुल को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। जल्दी कहाँ, मेरी आंखें तो बहुत देर में खुली, घड़ी में देखते हुए साक्षी ने कहा। आज उसने घर के सारे काम खुद ही किए थे। काम करने में मुश्किल तो बड़ी हो रही थी, मगर फिर भी यह सब करना उसे अच्छा लग रहा था। आज वह पहली बार नाश्ता बनाने के लिए रसोई में आई थी। माँ जी, आज से नाश्ता मैं बनाया करूँगी, माँ जी के हाथ से बर्तन लेते हुए साक्षी ने कहा। बहू, तुम नाश्ता बनाओगी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन आप मुझे सिखाएंगी ना? बोलिए ना माँ जी, आप सिखाएंगी मुझे? हाँ बहू, अगर तुम सीखना चाहोगी तो ज़रूर सिखाऊंगी। आज मुकुल को बड़ा अजीब लग रहा था। उसका सारा सामान उसे जगह पर मिल गया था। कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए आया तो साक्षी को नाश्ता लाते देख चौंक गया। आज तुमने नाश्ता बनाया है क्या? क्यों, मेरे हाथ का बना नाश्ता गले से नीचे नहीं उतर पाएगा क्या? मुस्कुराते हुए साक्षी बोली। नहीं, यह बात नहीं है। उपमा खाते हुए मुकुल बोला। यह तो बड़े अच्छे बने हैं। तुमने खुद बनाए हैं? मुकुल ने पूछा। फिर कुछ रुपये देते हुए बोला। तुम कल अपनी साड़ियों के लिए पैसे मांग रही थी ना, ये रख लो। मुकुल के ऑफिस जाने के बाद जब साक्षी ने उपमा चखे तो उससे खाए नहीं गए। नमक बहुत तेज हो गया था। उसे मुकुल का ख्याल आ गया, जो इतना खराब उपमा खाकर भी उसकी तारीफ कर रहा था। शायद उसका दिल रखने के लिए मुकुल ने ऐसा किया था। उसकी पलकें भीग गई। प्यार की भावना को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया। घर का काम करने में आज उसे अपनत्व का एहसास हो रहा था। फिर उसे मुकुल के दिए गए पैसों का ख्याल आया। उसने रिद्धिमा को साथ लिया और बाजार गई। मुकुल के ऑफिस से लौटने से पहले उसने सारा काम निपटा लिया था। अपनी साड़ियाँ ले आई। शाम को चाय पीते पीते मुकुल ने पूछा, मेरे पास साड़ियों की कमी कहाँ है? आज तो मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने सारा सामान मुकुल के सामने रख दिया। यह माँ की साड़ी है, यह रिद्धिमा का सूट और यह तुम्हारे लिए। मुकुल उसे अपलक निहार रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह यही साक्षी है जिसे अपनी ज़रूरतों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था।
आज उसे साक्षी पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगी थी। अपने लिए कुछ नहीं लाई? प्यार से पास बिठाते हुए मुकुल ने पूछा। क्या तुम सब लोग मेरे अपने नहीं हो? सच तो यह है कि आज पहली बार ही मैं अपने लिए कुछ ला पाई हूँ। यह सामान लाकर जितनी खुशी मुझे हुई है उतनी कई साड़ियाँ लाकर भी ना मिल पाती। सच, आज ही मैं प्यार का वास्तविक मतलब समझ पाई हूँ। प्यार एक भावना है, समर्पण की चेतना है, खो जाने की प्रक्रिया, मिट जाने की तमन्ना। इसका एहसास शरीर से नहीं होता, अंतर मन से होता है। हृदय ही उसका साक्षी होता है। कहकर साक्षी ने अपना सिर मुकुल के सीने पर रख दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।